हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th के बॉटनी सेक्शन के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर को, जिसका कि नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बात करें तो आपको पता है कि फ्लावरिंग प्लांट्स आर द प्लांट्स विच इज़ बिलोंगिंग टू द एंजियोस्पर्म फैमिली। तो हम एंजियोस्पर्म्स के लाइफ साइकिल के बारे में यहाँ पे डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। अब किसी भी रिप्रोडक्शन के चैप्टर की तरह हम इसको 3 फेजेस के अंदर पढ़ेंगे। तो हमारा इस चैप्टर का जो फेज़ होगा वो 3 फेज़ में हम इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड स्ट्रक्चर्स, देन वी विल स्टडी द डिटेल्ड प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जिसको कि आप सिंगैमी भी कह सकते हो। एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस वी विल स्टडी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड स्ट्रक्चर्स। तो किसी भी रिप्रोडक्शन के चैप्टर को हम 3 फेज़ में स्टडी करते हैं। फर्स्ट फेज़ जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन से पहले कौन कौन से स्ट्रक्चर्स, बेसिकली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो होते हैं मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स, उसके बारे में बात करेंगे। हमारा सेकंड फेज़ होगा चैप्टर का जिसमें हम फर्टिलाइजेशन के टॉपिक के बारे में बात करेंगे और इवेंट्स डिस्कस करेंगे कि कैसे अलग अलग टाइप के गैमेट्स फॉर्म फ्यूज़ करके अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं। एंड देन वी विल स्टडी कि फर्टिलाइजेशन के बाद और एम्ब्रियो जो फॉर्म होता है तो क्या क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं और फिर हम लोग एम्ब्रियोजेनी और एम्ब्रियो की स्टडी को करेंगे। सो दिस विल बी आवर थर्ड फेज। तो नाउ लेट अस लिस्ट दिस कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड स्ट्रक्चर्स के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूँ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड स्ट्रक्चर्स की, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे ऑफ द फ्लावर, जिसको कि हम एंथर कहते हैं। फिर हम लोग देखेंगे माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन अंडर द हेडिंग कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फिर हमें पता चलेगा कि ये जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं ये डेवलप करके कैसे मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो फिर हम लोग देखेंगे माइक्रोगैमेटोजेनेसिस के टॉपिक को। And when the once male gamete is formed, then we will move to study the female reproductive system और फीमेल से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स को हम लोग स्टडी करेंगे। पहले हम लोग स्टडी करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फ्लावर। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को स्टडी करने के बाद हम स्टडी करेंगे अबाउट मेगास्पोरोजेनेसिस, and then we will study megagametogenesis, and once the mega and microgametes has been formed, तब क्या होगी, उनकी फर्टिलाइजेशन की इवेंट होगी। तो फर्टिलाइजेशन को स्टडी करने से पहले हम एक और टॉपिक स्टडी करेंगे, दैट इज़ पॉलिनेशन। प्लांट के अंदर ये एक एडिशनल प्रोसेस हम स्टडी करते हैं जिसको कि हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के बाद हम मेल और फीमेल गैमीट्स के फॉर्मेशन को डिटेल में स्टडी करेंगे और फिर हम देखेंगे कि पॉलिनेशन के थ्रू कैसे मेल और फीमेल गैमीट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर विच इज़ कॉल्ड एज एंड्रोशियम। सो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो आपको पता होगा ए टिपिकल फ्लावर हैज़, फ्लावर के 4 वॉल्स होते हैं, कैलिक्स जिनके यूनिट्स को हम सेपल्स कहते हैं, प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं। देन द सेकेंड वर्ल ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड एज करोला, इनके यूनिट्स को हम पेटल्स कहते हैं। देन देयर इज एंड्रोशियम, इनके यूनिट्स को हम स्टैमेन कहते हैं एंड इट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। एंड देन देयर इज
गाइनोशियम, और इनके यूनिट को हम पिस्टिल कह सकते हैं या फिर आप चाहो तो इन्हें कार्पेल कह सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे हम स्टडी करेंगे अबाउट एंड्रोशियम, एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर के बारे में और कैसे इसके अंदर माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है विच फाइनली लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द मेल गैमीट्स। तो नाउ लेट अस टॉक अबाउट एंड्रोशियम। So it is represented by stamen that we have already seen. और स्टेमन के स्ट्रक्चर को अगर मैं बताऊं तो इसके पास देयर इज प्रेजेंस ऑफ टू पार्ट्स। ए टिपिकल स्टेमन हैज टू पार्ट्स। So this part of the stamen that is called as anther, and anther is that portion of the stamen जिसके अंदर microspores का formation होता है। So anthers, it is the sterile part of the anther, sterile part of stamen actually. And then there is this part, this is the filament part. Sorry, anther is the fertile part. And then this is a filament part. इसको हम कहेंगे कि ये माइक्रोस्पोर्स के फॉर्मेशन में कोई रोल प्ले नहीं करते हैं। सो दे आर कॉल्ड एज द स्टेराइल पार्ट ऑफ द एंथर और स्टेमन। अगर आप एक टिपिकल एंथर को देखो तो आप पाओगे कि एंथर के अंदर दो लोब्स प्रेजेंट है जिनको मैंने यहाँ पे नंबर 1 और 2 से मार्क किया है। सो अ टिपिकल एंथर इज बाई लोब्ड स्ट्रक्चर एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज डाइथिकस कंडीशन। सो वी नीड टू राइट दिस इंफॉर्मेशन हेयर। Structure, and this condition is known as diathecous condition. अब तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एंथर के दो लोब्स यहाँ पे प्रेजेंट है। सो दिस इज लोब 1 एंड दिस इज लोब 2। और अगर हम देखें हर लोब के अंदर तो आपको पता चलेगा कि ईच लोब्स हैज़ प्रेजेंस ऑफ अ स्पोरेंजिया। सो वी कैन राइट दिस इंफॉर्मेशन। ईच लोब हैज़ स्पोरेंजिया। तो टोटल लोब होते हैं एंथर के अंदर 2 और हर लोब के अंदर 2 स्पोरेंजिया है। सो अ टोटल ऑफ 4 स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट इन एंथर। And such condition is called as tetrasporangiate condition. आपको यहाँ पे एक शब्द सुनने को मिला है कॉल्ड एज स्पोरेंजिया। तो इसके बारे में बता दूं कि स्पोरेंजिया इज दैट स्ट्रक्चर इन विच स्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। द स्ट्रक्चर, लेट मी राइट इट डाउन हियर, इन विच स्पोर्स आर फॉर्म्ड, उसको हम स्पोरेंजिया कहते हैं। और ये जो स्पोरेंजिया हैं, ये स्पोरेंजिया प्रेजेंट है एंथर के भीतर। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि एंथर्स आर द पार्ट ऑफ फ्लावर विच बियर्स स्पोरेंजिया। और आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा कि ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर्स जो स्पोरेंजिया बियर करता हो, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्पोरोफिल। So anthers are, they are basically sporophylls. Sporo means spore bearing structure, phill means leaves. So anthers are the modification of leaf. So they are modified
स्पोरेंजिया, मॉडिफाइड स्पोरोफिल। सो एंथर्स आर मॉडिफाइड स्पोरोफिल जिसके अंदर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। स्पोरोफिल को मैं डिफाइन करूँ अगर, तो स्पोरोफिल को मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ, लीफ दैट बियर स्पोरेंजिया, बियर स्पोरेंजिया इज कॉल्ड एज स्पोरोफिल। और ऐसा स्पोरेंजिया वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली एंथर के अंदर क्या होगा बच्चों, स्पोर का फॉर्मेशन होगा। एंड ईच एंथर हैज़ 4 स्पोरेंजिया, सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन। तो ये जिन चीज़ों को मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। एंथर के अंदर 2 लोब प्रेजेंट होते हैं, हेंस दे आर कॉल्ड एज डाइथिकस कंडीशन। और ईच लोब हैज़ 2 स्पोरेंजिया, तो कुल मिला के स्पोरेंजिया टोटल 4 हो जाते हैं एंथर के अंदर। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन। एंथर्स के बारे में हम ये कमेंट कर सकते हैं कि एंथर आर दोज मॉडिफाइड लीफ जिनके अंदर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है, और ऐसे लीफ जिनके अंदर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है उनको हम कहते हैं स्पोरोफिल। सो एंथर्स आर बेसिकली मॉडिफाइड स्पोरोफिल। अब हमने देखा कि हर एक एंथर के अंदर 2 लोब प्रेजेंट है, तो डाइथिकस कंडीशन, एंड हर थीका के अंदर, हर चैम्बर के अंदर 2 स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। सो टोटल 4 स्पोरेंजिया, हेंस टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन। नाउ लेट अस सी सम ऑफ द डेविएशंस। ऐसे कुछ कंडीशंस भी हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो डाइथिकस एंड टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन को फॉलो नहीं करते, उनका एग्जांपल हम मेंशन करेंगे। बच्चों अगर हम डेविएशन की बात करें तो कुछ एंथर्स ऐसे भी होते हैं जिसके पास सिर्फ एक लोब प्रेजेंट होते हैं। तो एक लोब मतलब मोनोथिकस कंडीशन, एंड एक थीका होने के कारण उनके अंदर स्पोरेंजिया बस 2 ही होते हैं, सच इज कॉल्ड एज अ बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन, जैसा कि आपको चाइना रोज या फिर मेलवेसी फैमिली के अंदर देखने को मिल सकता है। एंड सच टाइप ऑफ स्पोरेंजिया और एंथर इज ऑल्सो नोन जहाँ पे एक लोब के अंदर एक ही स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। तो सच एग्जाम्पल इज आर्क्यूबिथोबियम। नाउ नेक्स्ट वी विल सी कट सेक्शन ऑफ एंथर, और उसके अंदर कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो नाउ वी विल टेक अ कट सेक्शन ऑफ एंथर। तो एंथर के कट सेक्शंस को अगर आप देखोगे तो बच्चों यू कैन सी हेयर आर द 2 लोब्स ऑफ द एंथर। सो बाइलोब्ड कंडीशन इज देयर, एंड हर एक लोब के अंदर 2 थीका है, और ये मैं हर थीका के अंदर एक स्पोरेंजिया बना रहा हूँ। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन। सो दिस इज स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया फिर से मैं रिकॉल करा दूँ आपको, तो स्पोरेंजिया इज़ दैट स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। एंड बेसिकली स्पोरेंजिया जो होते हैं ना, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कुछ ऐसे सेल्स जो म्योसिस करने के बाद स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। तो दीज आर द स्पोर मदर सेल्स। तो हम कह सकते हैं कि स्पोरेंजिया हैज़ और स्पोरेंजिया कंटेन्स स्पोर मदर सेल। और स्पोरेंजिया के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इट्स अ टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। सो इसके स्ट्रक्चर को हम डिफाइन कर सकते हैं कि एंथर हैज़ अ टेट्रागोनल स्ट्रक्चर एक्चुअली। Anther has tetragonal structure, and each portion is containing 1 sporangia. So total of 4 sporangia are present. 4 sporangia are present inside the anther. तो इसीलिए हम इस कंडीशन को टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन एक्सप्लेन करते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कि हम एंथर के वॉल लेयर्स के बारे में स्टडी करेंगे। So now we will taking the transverse section of anther to study the wall layers of it. So anther के wall layers के बारे में अगर हम बात करें तो the outermost layer of the anther, this is called as epidermis. जो सेकेंड लेयर होती है एंथर की, जिसको हमने यहाँ पे रेड कलर से ड्रॉ किया है, दिस इज कॉल्ड एज एंडोथीसियम। Then the third layer of the anther wall layer, this is called as the middle layer.
and then there is presence of the innermost layer of the anther wall layer, and that is called as tapetum. एंड इन द इनर मोस्ट पार्ट, ये जो हमने राउंड सी स्ट्रक्चर बनाई है, यू ऑल वेरी वेल नो कि दिस इज स्पोरेंजिया। मैं फिर से आपको बता दूँ, स्पोरेंजिया इज़ दैट स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, एंड एंथर इज़ अ मॉडिफाइड लीफ जिसके अंदर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है। तो हम एंथर को मॉडिफाइड माइक्रोस्पोरोफिल भी कह सकते हैं। नाउ आउटर टू इनर साइड अगर हम आए एंथर के वॉल लेयर्स को स्टडी करने के लिए, तो हमें पता चलेगा आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस, देन देयर इज एंडोथीसियम, देन देयर इज मिडिल लेयर, और उसके बाद सबसे अंदर की तरफ देयर इज टैपेटम लेयर। नाउ वी विल स्टडी द फंक्शन ऑफ ईच एंड एवरी लेयर ऑफ द एंथर वॉल वन बाय वन। सो सबसे पहले हम एपिडर्मल लेयर के फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। सो एपिडर्मल सेल जो होते हैं जनरली दे आर सिंगल लेयर्ड सेल्स, ये सिंगल लेयर में प्रेजेंट होते हैं। और इनके फंक्शन के बारे में बात करें तो इनके फंक्शन बेसिकली एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, तो इनका फंक्शन जो होगा वो प्रोटेक्शन का होगा। और एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट लेयर, अगर आउटर टू इनर साइड हम मूव कर रहे हैं तो सेकेंड लेयर इज एंडोथीसियम लेयर। अब एंडोथीसियम लेयर के बारे में भी बात करें तो इट इज़ ऑल्सो सिंगल लेयर्ड, सिंगल लेयर के सेल्स के बने होते हैं ये। और इनके जो सेल होते हैं वो मैच्योर होने पे डेड हो जाते हैं, तो सेल्स आर डेड एट मैच्योरेशन। अब कहीं कहीं पे आप देखोगे लाइक दिस पॉइंट जहाँ पे एंडोथीसियम लेयर की एब्सेंस है, एंड दिस पॉइंट वेयर द एंडोथीसियम लेयर इज एब्सेंट, दिस रीजन इज कॉल्ड एज द स्टोमियम सेल्स, स्टोमियल सेल्स एक्चुअली। यहाँ से क्या होती है, स्टोमियल सेल्स प्रोवाइड द लाइन ऑफ डिहाइसेंस ऑफ एंथर। यहीं से एंथर जो होती है वो ब्रेक करती है एंड पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं। सो लेट मी राइट दिस इंफॉर्मेशन अगेन। सो थिकनेस इज डिसकंटिन्यूअस, थिकनिंग ऑफ endothelial layer is discontinuous, तो थिकनिंग इज नॉट कंटिन्यूअस, और रादर वी कैन से कि थिकनिंग इज डिसकंटिन्यूअस। और कुछ प्लेसेस पे थिकनिंग जो होती है एब्सेंट होती है, उन प्लेसेस को क्या कहते हैं, स्टोमियम सेल्स। और यहीं से एंथर वॉल ब्रेक होता है, हेंस वी कॉल इट एज लाइन ऑफ डिहाइसेंस ऑफ एंथर। और एंथर वॉल यहाँ से ब्रेक होके पॉलन ग्रेन रिलीज होती है। अगर हम बात करें एंडोथीसियल लेयर की थिकनिंग के बारे में, एंडोथीसियम लेयर की थिकनिंग जो होती है वो होती है ड्यू टू अल्फा सेलुलोज के कारण, या फिर सेलुलोजिक थिकनिंग होती है यहाँ पे प्रेजेंट। नेक्स्ट इज द मिडिल लेयर ऑफ द एंथर। अगर हम मिडिल लेयर के बारे में बात करें तो मिडिल लेयर की जो थिकनिंग होती है या लेयरिंग के बारे में बात करें तो ये 1 से लेके 3 लेयर तक सेल्स इसके थिक हो सकते हैं। और इसकी जो सेल्स होते हैं वो थिन होते हैं और लिविंग होते हैं। जैसा कि हमने देखा कि एंडोथीसियल लेयर के सेल होते हैं वो थिक होते हैं, बट इन कॉन्ट्रास्ट टू दैट मिडिल लेयर के जो सेल होते हैं वो थिन होते हैं। उसके साथ साथ दे कंटेन, ये जो सेल्स हैं मिडिल लेयर के कंटेन सम रिजर्व मटेरियल, रिजर्व फूड।
और ये जो रिजर्व फूड होते हैं विच हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ pollen grains and it helps in development of, तो ये pollen grain के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं. सो एज द pollen grain डेवलप्स ये मिडिल लेयर धीरे धीरे कंज्यूम हो जाते हैं. सो इट्स अ शॉर्ट लिव्ड स्ट्रक्चर. सो मिडिल लेयर गेट्स कंज्यूम्ड during pollen grain development and hence it is a short lived structure. और ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर विच एग्जिस्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, इसके लिए हम लोग एक टर्म यूज़ कर सकते हैं कॉल्ड एज एफेमेरल स्ट्रक्चर. सो pollen grain इज अ एफेमेरल और अ शॉर्ट लिव्ड स्ट्रक्चर. अब सबसे आखिरी लेयर के बारे में बात करें तो दैट इज़ द टैपेटम लेयर. अब ये जो सेल्स होते हैं टैपेटम लेयर के जो सेल्स होते हैं दीज आर लार्ज सेल एंड दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म. तो सेल्स आर लार्ज एंड साइटोप्लाज्म ऑफ दीज सेल्स आर डेंस. उसके साथ साथ जनरली दीज सेल्स आर पॉलीप्लॉइड. ये प्रॉपर्टीज़ हैं टैपेटल सेल की जो आपको याद रखनी चाहिए. पॉलीप्लॉइड होने के साथ साथ दे आल्सो शो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन. सो आई प्रोवाइड दिस एज अ होमवर्क टू ऑल ऑफ यू कि यू हैव टू फाइंड डिफरेंस बिटवीन पॉलीप्लॉइड एंड मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन. टैपेटम के फंक्शन के बारे में बात करें तो टैपेटम जो होते हैं वो एंजाइम्स का भी सिक्रेशन करते हैं एंड दे आल्सो कॉजेज द सिक्रेशन ऑफ सम ऑफ द हार्मोन्स. अगर हम देखें कि किस प्लांट हार्मोन का फॉर्मेशन करते हैं तो आंसर इज़ इंडोल एसिटिक एसिड जिसको आप ऑक्सिन भी कहते हो. और एंजाइम्स के बारे में बात करें तो इट फॉर्म्स अ स्पेशल एंजाइम कॉल्ड कैलेज. कैलेज एंजाइम के फंक्शन के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल एंथर. इसके 4 वॉलियर्स के बारे में हमने स्टडी किया. अब टैपेटम के कुछ और इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. So let us take those functions one by one. टैपेटम के दूसरे फंक्शंस के बारे में बात करें तो इट फॉर्म्स प्रोयूबिश बॉडी एंड दिस प्रोयूबिश बॉडी गेट कन्वर्टेड इनटू यूबिश बॉडी. और ये जो यूबिश बॉडी है इट फॉर्म्स द आउटर वॉल लेयर ऑफ pollen grain which is made up of sporopollenin. जब हम pollen grain के वॉल लेयर के बारे में स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि जो एक्साइन लेयर होता है pollen वॉल का दैट इज़ मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन एंड इट इज़ अ वेरी रेसिस्टेंट केमिकल जो pollen grain को प्रोटेक्ट करके रखता है फ्रॉम वेरी हार्श इन्वायरमेंट. सो प्रोयूबिश बॉडी का फॉर्मेशन करता है टैपेटम जो कन्वर्ट हो जाती है यूबिश बॉडी के अंदर जो कि pollen grain के वॉल जो होती है उसकी आउटर लेयर की फॉर्मेशन करती है. नेक्स्ट फंक्शन के बारे में बात करेगा टैपेटम की तो इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ pollen किट. pollen किट के फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है. बेसिकली pollen किट इज़ अ स्टिकी कवरिंग प्रेजेंट अराउंड द pollen grain. और pollen grain के अराउंड ये जो स्टिकी कवरिंग है जिसको आप pollen किट कहते हो इट इज़ मेड अप ऑफ अ केमिकल कॉल्ड कैरोटीनॉइड. और ये जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं ये येलो कलर के पिगमेंट होते हैं बेसिकली एंड दे अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर कैरोटीनॉइड्स अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन. अब अगर मैं दूसरी इम्पॉर्टेंट बात आपको बताऊं कैरोटीनॉइड के बारे में तो इट एक्ट्स एज अ शील्ड पिगमेंट या शील्ड पिगमेंट की तरह काम करता है एंड pollen grain को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट यूवी रेज. फॉर pollen grain आई एम राइटिंग PG. तो pollen grain को ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम
यूवी रेज, तो कैरोटीनॉइड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द पोलन किट, जो कि पोलन ग्रेन को यूवी सन के हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाता है। एंड सिंस कैरोटीनॉइड जो होते हैं उनके पास यूवी रेज से प्रोटेक्ट करने की एबिलिटी होती है, तो इसके इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम इससे सनस्क्रीन लोशन बनाते हैं। सनस्क्रीन लोशन जो आप समर्स में स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए, सनलाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए जो क्रीम लगाते हो, तो उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कैरोटीनॉइड, जो कि आप पोलन किट से ऑब्टेन करते हैं। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट फंक्शन के बारे में बात करें पोलन ग्रेन टैपेटम लेयर के इम्पॉर्टेंट फंक्शन के बारे में, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स का भी फॉर्मेशन करते हैं, उनकी लिस्टिंग हम यहाँ पे करने वाले हैं। सो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड बाय पोलन ग्रेन। तो जितने भी प्रोटीन ये फॉर्म करते हैं उसको हम दो कैटेगरी में लिस्ट कर सकते हैं। सम ऑफ द प्रोटीन्स आर एलर्जिक प्रोटीन, जो एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, एंड सम ऑफ द प्रोटीन आर इन्वॉल्व्ड इन रिकॉग्निशन ऑफ कंपैटिबल स्टिग्मा। तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से एलर्जिक प्रोटीन पोलन ग्रेन्स बनाती हैं, वो कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज कर सकती हैं, लाइक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो कॉज कर सकते हैं, इट कैन कॉज लाइक ब्रोंकाइटिस, एस्थमा। तो जो सेंसिटिव पर्सन है, अगर उनको पोलन ग्रेन का एक्सपोज़र हो जाए तो ये सारी बीमारियां उनके अंदर देखने को मिल सकती हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट फैमिली हैं प्लांट के जो ये एलर्जिक प्रोटीन फॉर्म करते हैं, तो उन फैमिलीज़ के एग्जांपल्स के लिए आई विल कॉइन अ टर्म कॉल्ड कैप्स। सी फॉर चिनोपोडियम, ए फॉर एमेरैंथस, पी फॉर पार्थेनियम, and S for sorghum. These are some of the plants जो एलर्जिक पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करती हैं, जिससे कि काफ़ी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हमको देखने को मिलते हैं सेंसिटिव पर्सन के अंदर। एंड रिकॉग्निशन ऑफ कंपैटिबल स्टिग्मा, इस बारे में हम स्टडी करेंगे जब हम लोग पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स को स्टडी करेंगे। तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर इज़ कंक्लूडेड हेयर, जहाँ पे हमने मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। एंड एज आई प्रॉमिस्ड यू, आने वाले पार्ट्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और माइक्रोगैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस को।